आज हम भारतीय संविधान के सबसे पावरफुल हिस्से भाग 3 को डिकोड करने वाले हैं, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हम देखेंगे कि कैसे ये अधिकार हम में से हर एक नागरिक के लिए एक बेहद मजबूत टूलकिट या यूं कह लीजिए एक सुपर पावर का काम करते हैं। आज हम इस भारी भरकम विषय को बहुत ही आसान बनाकर 6 हिस्सों में समझने वाले हैं। मैग्ना कार्टा के बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर हमारे व्यक्तिगत अधिकार और अंत में इसके अपवादों तक सब कुछ बहुत ही क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक बातों से। भाग 1, भारत का मैग्ना कार्टा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। बस 6। पर सोचने वाली बात है, क्या शुरू से ही ऐसा था? असल में हमारा संविधान समय के साथ खुद को कैसे बदलता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जब संविधान बना था तब हमारे पास 7 अधिकार थे। जी हाँ, 7। लेकिन 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को इस वीआईपी लिस्ट से हटा दिया। अब वो अनुच्छेद 300A के तहत बस एक आम कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम समझेंगे कि राज्य क्या है और न्यायिक समीक्षा कैसे काम करती है। अधिकार तो हमें मिल गए, लेकिन आखिर किसके खिलाफ? अनुच्छेद 12 हमें बताता है कि राज्य यानी द स्टेट का दायरा क्या है। और यकीन मानिए, ये दायरा बहुत बड़ा है। आपको सिर्फ केंद्र या राज्य सरकार से ही नहीं, बल्कि आपकी लोकल नगर पालिका और यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी संस्थाओं की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ भी ढाल मिली हुई है। हालांकि एक मजेदार बात यह है कि BCCI जैसी संस्थाएं इस राज्य की परिभाषा से बाहर रखी गई हैं। अब जरा सोचिए, अगर कल को सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो आपके इन अधिकारों को ही छीन ले, तो क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है अनुच्छेद 13 की। अमेरिका से लिया गया जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा का ये कॉन्सेप्ट हमारी सबसे बड़ी ढाल है। अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो न्यायपालिका उसे सीधा खारिज कर देगी, एकदम जीरो। अब आते हैं भाग 3 पर, समानता और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 से 22 तक असली टूलकिट आपको यहीं मिलेगी। अनुच्छेद 14 का प्रैक्टिकल साइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप खुद सोचिए, क्या मुकेश अंबानी और सड़क पर ठेला लगाने वाले एक आम इंसान पर बिल्कुल एक जैसे टैक्स नियम लागू होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, राइट? इसीलिए हमने अमेरिका से कानून का समान संरक्षण लिया है, जिसका मतलब है समान हालात वाले लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव। जबकि ब्रिटेन वाली अवधारणा कानून के समक्ष समानता कहती है कि सब बराबर हैं। हमारे संविधान ने इन दोनों का एक बेहतरीन बैलेंस बनाया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। इसे याद रखने की एक कमाल की ट्रिक है सैमरो। समरो, S से स्पीच, A से असेंबल, M से मूव, R से रिसाइड और O से ऑक्यूपेशन। है ना, एकदम आसान। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये आज़ादी एब्सोल्यूट नहीं है। आप अपनी बात बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और शांति की कीमत पर नहीं। अनुच्छेद 20 को समझना हो तो 2012 का वो बेहद दुखद निर्भया मामला याद कीजिए। ये अनुच्छेद नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के सिद्धांत पर काम करता है। आसान भाषा में, एक अपराधी को उस नए कानून के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती जो अपराध होने के बाद बना हो। भले ही 2016 में कानून बदलकर नाबालिग की उम्र कम कर दी गई, लेकिन 2012 के अपराध के लिए वही पुराना कानून लागू हुआ। आप बीते हुए समय में जाकर सजा नहीं बढ़ा सकते। अब रुख करते हैं भाग 4 का, धर्म, संस्कृति और शोषण के खिलाफ अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 एकदम कड़क और स्पष्ट हैं। इन पर कोई समझौता नहीं होता। मानव तस्करी, बिना पैसे के जबरन काम करवाना यानी बेगारी, या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर बच्चों से मजदूरी करवाना, संविधान ने इन सब पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। कोई भी मुनाफा इंसानियत से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर आप अनुच्छेद 25 से 28 को देखेंगे तो आपको भारत के सेक्युलरिज्म की असली खूबसूरती दिखेगी। यहाँ आपको पूरी छूट है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, अपने धर्म को माने, उसका प्रचार करें। लेकिन जरा यह शानदार बैलेंस देखिए। जो स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलते हैं, वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। सरकार धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बना के रखती है। अब आते हैं भाग 5 पर, द हार्ट एंड सोल। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास अधिकारों को लागू करवाने की ताकत ही ना हो तो ये सब बातें बस कागज के टुकड़े हैं, है ना?
इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के लिए बिल्कुल सटीक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। मतलब इसके बिना बाकी पूरा संविधान अधूरा है। तो सवाल उठता है, अगर कोई आपके अधिकारों को कुचलता है तो आपको बचाने कौन आएगा? मान लीजिए कि पुलिस या सरकार ही आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे वक्त में हमारा सुप्रीम कोर्ट सिस्टम के बिग बॉस की तरह एंट्री लेता है। वो सुनिश्चित करता है कि नियम माने जाएं और पूरा सिस्टम ईमानदारी से काम करे। और सुप्रीम कोर्ट ये सब करता कैसे है? अनुच्छेद 32 कोर्ट को रिट नाम के 5 खास हथियार देता है। जैसे अगर पुलिस किसी को बिना वजह उठा ले तो कोर्ट तुरंत हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश देता है कि भाई उस इंसान को तुरंत हमारे सामने पेश करो। ये वो जादुई चाबियां हैं जो अन्याय के ताले तुरंत खोल देती हैं और सिस्टम को जवाबदेह बनाती हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, अपवाद और विदेशी नागरिक। हर नियम के कुछ अपवाद तो होते ही हैं, चलिए उन्हें भी डिकोड कर लेते हैं। देखिए, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसीलिए अनुच्छेद 33 और 34 बनाए गए। यही वजह है कि सेना या पुलिस के जवान अनुशासन बनाए रखने के लिए आम लोगों की तरह अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करके हड़ताल पर नहीं जा सकते या विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जहां मार्शल लॉ लगा हो, वहां भी इन अधिकारों पर जरूरी ब्रेक लग जाता है। एक बहुत ही जरूरी बात जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। इन्हें बस रट लीजिए, क्योंकि ये वीआईपी सुरक्षा उपाय सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। बाहर से आए किसी विदेशी को ये अधिकार नहीं मिलते। तो इन सारे अपवादों और नियमों को देखकर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक तरफ हमारी पूरी आज़ादी है और दूसरी तरफ देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की पाबंदियां। इन दोनों के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर कहाँ है? देखिए, बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है। अगर अधिकार हमें ताकत देते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीएसपी सरकार को उसका असली काम याद दिलाते हैं। और हाँ, हम अपने मौलिक कर्तव्यों को कैसे भूल सकते हैं? क्या हम सिर्फ अधिकारों की मांग करते हुए कहीं देश के प्रति अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? जब हमारे अधिकार, सरकार के डीएसपी और नागरिकों के कर्तव्य ये तीनों एक साथ मिल जाएं, असल मायने में तभी एक परफेक्ट डेमोक्रेसी बनती है। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे भारत के संवैधानिक ढांचे की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा मेन फोकस होगा उस बेहद नाजुक लेकिन सबसे जरूरी संतुलन पर, यानी एक तरफ राज्य या सरकार के दायित्व और दूसरी तरफ हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। सच कहूं तो यही वो बैलेंस है जो तय करता है कि एक देश के रूप में हम कितने सफल हो सकते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम राज्य के दायित्वों से शुरुआत करेंगे, कुछ जरूरी आर्टिकल्स डिकोड करेंगे, अधिकारों और निर्देशों के बीच हुए ऐतिहासिक टकराव को समझेंगे और फिर अंत में नागरिकों के उन 11 मौलिक कर्तव्यों पर बात करेंगे जो हमसे अपेक्षित हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के निर्देशों और दायित्वों की, यानी एक वेलफेयर स्टेट की पॉजिटिव ड्यूटीज। संविधान के भाग 4 में, जिसे हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया है, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र है। सीधे शब्दों में कहें तो ये राज्य के लिए ऐसे पॉजिटिव निर्देश हैं जिनका असल लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। अब इसे समझने के लिए प्रोफेसर केटी शाह का ये मशहूर कोट देखिए। उन्होंने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा से करता है। कमाल की बात कही थी। दरअसल आर्टिकल 37 यही तो कहता है, फंडामेंटल राइट्स के उलट ये निर्देश नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब ये कि अगर सरकार के पास पैसे या संसाधन नहीं है तो हम उन्हें इन नीतियों को लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं घसीट सकते। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए जरा इस तुलना पर गौर करते हैं। एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सरकार के लिए नेगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं जो उन्हें कुछ खास काम करने से रोकते हैं ताकि हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बची रहे। और दूसरी तरफ हैं हमारे डीपीएसपी, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं। ये सरकार को बताते हैं कि भाई आपको समाज और अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए आखिर क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अब ये अगला हिस्सा काफी दिलचस्प है। चलिए आर्टिकल 38 से 51 तक के इन प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेदों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इन्हें आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है। देखिए, वैसे तो हमारे संविधान ने स्पष्ट रूप से इन्हें किसी खास कैटेगरी में नहीं बांटा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने इन सारे डीपीएसपी को 3 मुख्य विचारधाराओं में रख दिया है: सोशलिस्टिक यानी समाजवादी, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल यानी उदार बौद्धिक सिद्धांत।
सच बताऊं तो इस तरह से बांटने पर इनके पीछे की असली फिलॉसफी को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आर्टिकल 39 को ही ले लीजिए। ये थोड़ा लंबा और कॉम्प्लेक्स है ना, लेकिन इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस LDC इक्वल्स PHC याद रखिए। L से लाइवलीहुड यानी आजीविका, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, C से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, P से पे यानी समान काम के लिए समान वेतन, H से वर्कर्स की हेल्थ और C से चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। देखिए, हो गए ना राज्य के 6 बड़े लक्ष्य एक झटके में याद। और विजुअल एसोसिएशन तो और भी गजब का काम करते हैं। जैसे आर्टिकल 44 को देखिए, इसमें 4 और 4 दोनों अंक बिल्कुल एक समान हैं, यूनिफॉर्म है ना? तो ये बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 51, इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे हम शांति पूजा में 51 रुपए का शगुन देते हैं, यानी इंटरनेशनल पीस या अंतर्राष्ट्रीय शांति। हमारा दिमाग ऐसे ही तो काम करता है, चीजों को लिंक करके। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान और सीधा था? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच हुए उस ऐतिहासिक टकराव पर, एक ऐसी संवैधानिक रस्साकशी जिसने दशकों तक कानूनी दुनिया में हलचल मचाए रखी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। शुरुआत में 1951 के चंपकम दोराई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ही सुप्रीम है। सरकार को ये बात कुछ पची नहीं तो उन्होंने DPSP को ऊपर रखने के लिए संविधान में संशोधन कर डाले। इसके बाद तो कोर्ट और संसद के बीच जंग ही छिड़ गई। गोलकनाथ केस से लेकर केशवानंद भारती और फिर मिनर्वा मिल्स तक एक के बाद एक कई बड़े ऐतिहासिक फैसले आए। इस पूरी कानूनी लड़ाई का सबसे टर्निंग पॉइंट आया साल 1973 में। यही वो साल था जब बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे के सिद्धांत का जन्म हुआ। इसने साफ कर दिया कि देखिए, संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो इसके बुनियादी ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। जैसे फ्री इलेक्शन या जुडिशियल रिव्यू, इन्हें किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं किया जा सकता। और फिर आखिरकार 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने इस लंबी रस्साकशी पर हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से तय किया कि भाई ना तो अधिकार सुप्रीम है और ना ही DPSP। हमारे संविधान का पूरा वजूद इन दोनों के बीच के एक बेहतरीन और सामंजस्यपूर्ण संतुलन पर ही टिका हुआ है, एकदम परफेक्ट बैलेंस। चलिए अब राज्य के दायित्वों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं खुद पर, यानी संविधान के भाग 4A पर, जो हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। आपको शायद जानकर हैरानी हो, लेकिन मूल संविधान में इन कर्तव्यों का कोई जिक्र था ही नहीं। असल में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी और उनकी सिफारिशों के बाद 42वें संशोधन के जरिए 10 ड्यूटीज जोड़ी गई। ये आइडिया लिया गया था सोवियत संघ के मॉडल से। बाद में काफी समय बाद साल 2002 में 86वें संशोधन के जरिए बच्चों की शिक्षा से जुड़ा एक 11वां कर्तव्य भी इस लिस्ट में जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं इन 11 नागरिक कर्तव्यों की। A से लेकर के K तक के इस अल्फाबेटिकल फॉर्मूले से हम अपनी इन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़ी आसानी से डिकोड कर सकते हैं। शुरू के 6 तो बहुत ही सिंपल हैं। A से एंथम और संविधान का पालन करना, B से बापू और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को मानना, C से अपनी कोर वैल्यूज यानी संप्रभुता और एकता की रक्षा, D से देश को डिफेंड करना, E से इक्वालिटी यानी भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना, और F से फोर्ट्स मतलब अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और किलों को सहेज कर रखना। इसी लॉजिक को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। G से ग्रीनरी यानी हमारी पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना, H से ह्यूमनिज्म और वैज्ञानिक सोच डेवलप करना, I से आई फॉर एन आई वाला कोट याद रखिए, यानी हिंसा का पूरी तरह त्याग, J से क्रिकेटर जडेजा का उदाहरण ले लीजिए जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्सेलेंस दिखाते हैं, और अंत में K से किड्स यानी 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन सुनिश्चित करना। अब इतना सब जानने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल तो आता ही है ना, कि अगर हम या कोई और इन कर्तव्यों को इग्नोर करे तो क्या होगा? क्या इसके लिए कोई कानूनी सजा मिल सकती है? इस पर 1999 के जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट काफी क्लैरिटी देती है। उन्होंने बताया कि भले ही ये कर्तव्य सीधे तौर पर जस्टिशिएबल नहीं है, यानी आप सिर्फ ड्यूटी न निभाने पर सीधे कोर्ट नहीं घसीटे जाएंगे, लेकिन ये मौजूदा कानूनों के जरिए लागू जरूर किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई राष्ट्रध्वज का अपमान करेगा या जंगली जानवरों का शिकार करेगा तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल हॉनर एक्ट या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों के तहत उसे बिल्कुल सजा मिलेगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। राज्य और हमारे बीच का ये रिश्ता
पूरी तरह से एक टू वे स्ट्रीट है। अगर सरकार संवैधानिक रूप से हमारी भलाई के लिए काम करने को बाध्य है, तो क्या हम इस देश के नागरिक होने के नाते राष्ट्र के प्रति अपने इन कर्तव्यों को निभाने के लिए वाकई में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।